मॉर्निंग गाइस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दूसरा टेंस, पास्ट टेंस। अब आज फिर हम इसके जो चार उपकाल होंगे, जैसा कि हम जानते हैं, फर्स्ट होता है हमारा इंडेफिनेट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम पास्ट जो टेंस है हमारा, उसका सेकेंड ही हमारा टेंस है। आज हम इसका पहला जो उपकाल होगा पास्ट इंडेफिनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पास्ट इंडेफिनेट, जिसे हम हिंदी में अनिश्चित भूतकाल कहेंगे। अब हम देखते हैं इसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो इस उपकाल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या फिर या वर्ड, जैसे कि दिया, लिया, खाया, पिया, या, इस तरीके से उसके वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं। आज हम अब इसका देखते हैं फर्स्ट पार्ट। जैसे कि हम प्रत्येक सेंटेंस को चार तरीके से क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। फर्स्ट वाला होता है हमारा अफर्मेटिव एसर्टिव, या जिसे हम सिंपल भी बोलते हैं। तो हमारा होगा अफर्मेटिव पास्ट टेंस या एसर्टिव पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, जिसे हम स्वीकारात्मक, सकारात्मक या साधारण भूतकाल वाक्य के नाम से जानते हैं। अब इसका जो नियम है वो किस तरह से हम इसको समझें, जिससे कि हम हिंदी से इंग्लिश में इन वाक्यों को ट्रांसलेट आसानी के साथ कर सकें। वाक्यों का अनुवाद अर्थात ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमें मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म अर्थात मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखना है, उसके बाद हमें कर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट, और जहां हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है या उसे हम कहें पूर्ण हो जाता है, तो हमें वहां पर डॉट लगाना है, जो कि हिंदी में पूर्ण विराम कहलाता है। अब इसको जब आप एक फार्मूले के रूप में लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह से आपका फार्मूला प्रिपेयर होगा। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन डॉट, अर्थात अगर हिंदी में समझें तो कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का दूसरा रूप प्लस कर्म और पूर्ण विराम। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं सब कुछ जानता था, सब्जेक्ट आया हमारा आई। अब जानना, जैसे कि नो फर्स्ट फॉर्म होती है, न्यू उसका सेकेंड फॉर्म हुआ, तो हमने यहाँ पर लिखा न्यू, और अब सब कुछ के लिए एवरीथिंग। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आई न्यू एवरीथिंग। सेकेंड देखें, सरकार ने कर्फ्यू लगाया। अब इसमें आपका सब्जेक्ट जो है गवर्नमेंट हुआ, तो द गवर्नमेंट। अब लगाने को इम्पोज, अब उसका सेकेंड फॉर्म, उसमें डी एड हो गया, तो वो बन गया आपका वर्ड, न्यू वर्ड, या सेकेंड फॉर्म कह लें उसे हम वर्ब की, इम्पोज्ड एंड कर्फ्यू। तो इस तरीके से दूसरा सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, सरकार ने कर्फ्यू लगाया, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्फ्यू। थर्ड देखते हैं इसका, उसने मेरा इंतजार किया। अब यहाँ पर उसने, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसका मीन्स ये है कि आप यहाँ ही एंड सी दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। सी, अब इंतजार करना, वेट, सेकेंड फॉर्म होगा आपका वेटेड। अब मेरा या मेरे लिए, तो फॉर मी। इस तरह से आपका सेंटेंस सेकेंड थर्ड कंप्लीट हुआ, सी वेटेड फॉर मी। फोर्थ देखें, तुम उसके घर जाते थे, सब्जेक्ट हुआ आपका यू। अब जाने के लिए जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकेंड फॉर्म हुई आपकी वेंट, अब ऑब्जेक्ट बचा टू हिज हाउस। तो गाइस हम देखते हैं कि जो हमारा पास्ट है और उसका जो फर्स्ट सब टेंस जिसे हम कहें पास्ट इंडेफिनेट, किस तरीके से उसके हिंदी वाक्यों के अंत में उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसको हमने रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, और किस तरह से उसका जो रूल्स होता है वो हमने देखा। और सिंपली जिसको बोलना चाहिए, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को अगर माइंड में रखते हैं तो आई होप कि हम वेरी इजीली जिसको बोलना चाहिए कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हमें बहुत अच्छे से करना आ जाता है। और अगर हिंदी से अगर इंग्लिश में आ जाता है तो सिंपली ये कह सकते हैं आप कि इंग्लिश से आपको हिंदी में भी ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। और इस तरीके से जहाँ ग्रामेटिकल रूल्स को जब आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं जिसको हम स्पोकन के नाम से जानते हैं, तो उस स्पोकन को आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं होगी। I hope you will enjoy it. Thanks.
गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम इसका पास्ट जो हमारा टेंस चल रहा है उसका फर्स्ट सब टेंस हमने देखा था, पास्ट इंडेफिनेट, अनिश्चित भूतकाल। हमने इससे पहले पार्ट देखा था इसका अफर्मेटिव, एसर्टिव या सिंपल। अब हम उसका दूसरा पार्ट देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब नियम क्या है इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। तो हिंदी वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें सब्जेक्ट अर्थात उसका कर्ता लिखना है। उसके बाद डिड नॉट, इसमें हमें डिड नॉट का यूज़ करना है सब्जेक्ट के ठीक बाद। उसके बाद हमें मुख्य क्रिया का पहला रूप अर्थात मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हमें लिखनी है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है या उसे कहें पूर्ण हो जाता है तो वहाँ हमें पूर्ण विराम अर्थात डॉट लगानी है। इस तरह से हमारा रूल्स जो बनेगा वो प्रिपेयर हुआ आपके सामने। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन डॉट, अर्थात कर्ता, डिड नॉट प्लस मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस कर्म प्लस पूर्ण विराम। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुमने मेरा अपमान नहीं किया है, यू डिड नॉट इंसल्ट मी। सब्जेक्ट हुआ हमारा यू, फिर हमने उसके रूल्स के अकॉर्डिंग डिड नॉट लगाया, फिर मेन वर्ब अपमान करना इंसल्ट और मेरा मी। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ, यू डिड नॉट इंसल्ट मी। सेकेंड देखें, वह तुम्हें धमकी नहीं देता था, ही डिड नॉट थ्रीट यू। थर्ड देखेंगे, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, दे डिड नॉट आस्क मी। फोर्थ देखेंगे, तुमने उसे दंड नहीं दिया, यू डिड नॉट पनिश हिम। तो इस तरीके से गाइस हम देखते हैं कि जैसे हमारा पास्ट इंडेफिनेट का हमने अफर्मेटिव लिया था तो उसमें सब्जेक्ट के ठीक बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट में आपको ध्यान रखना है कि आप जब डिड नॉट का यूज़ करते हैं तो उसके बाद मेन वर्ब की वो जो सेकेंड फॉर्म अभी तक हमने ली थी वो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में वापस आ जाती है, क्योंकि पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब कह ले हम एक तरीके से, वो होती है डिड। जहाँ डिड लगा हुआ है किसी भी सेंटेंस में तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर डिड लगा हुआ है तो वहाँ हमेशा आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। दैट्स इट।